आज के इस सेशन में सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग मैथ रीजनिंग स्पेशल टेस्ट बैच का जो है छठा मॉक टेस्ट करेंगे, जिसका पीडीएफ आपको टाइम पर प्रोवाइड कर दिया गया है। यानी आप लोग जो है प्रश्न पत्र जो है बना करके, यानी क्वेश्चन पेपर बना करके आप बैठे होंगे, कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे। हम लोग चलेंगे अब डिस्कशन की दुनिया में मॉक टेस्ट 6 का। इसके पहले आपका 5 मॉक टेस्ट हो चुका है। आप देख रहे होंगे जो हम आपका टेस्ट ले रहे हैं वह हर एक एग्जाम को ध्यान में रख करके सभी प्रकार का प्रश्न का समागम आपको देखने के लिए मिलता होगा। रीजनिंग भी वैसा ही तगड़ा रहता है, मैथ्स का भी प्रश्न सब वैसा ही तगड़ा रहता है। इसलिए आप बिल्कुल लगे रहिए। आप परिवर्तन अपने आप में देखोगे जब आपके पास 100 सेट का कलेक्शन हो जाएगा, 100-150 सेट आप कंप्लीट करोगे, तब आपको लगेगा कि मैथ रीडिंग अलग से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है हमको। है बस ये सुबह का मॉक टेस्ट कीजिए मैथ रीडिंग स्पेशल टेस्ट बैच का, बस वहीं से क्लियर है। चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, अदरवाइज किसी स्टेट का कोई एग्जाम, आप बिहार एसएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, झारखंड एसएससी हो गया, झारखंड कांस्टेबल हो गया, बिहार कांस्टेबल हो गया, आप यूपीएसआई में चले जाइए, है ना, फिर यूपी कांस्टेबल हो गया। हर एक एग्जाम के लिए यह पर्याप्त होगा, अलग से कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। चलिए, तो आप लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं और बिल्कुल मेहनत में लगे रहिए। और एक आपसे बस यही आग्रह है कि आपके जितने भी दोस्त हैं, कजन हैं, भाई बहन हैं, सभी को आप लोग जो है इस बैच के बारे में, इस कोर्स के बारे में जरूर बताइए, है ना, कि ऐसा चल रहा है। अगर आपको बढ़िया लगता है तब बताइए, नहीं बढ़िया लगता तो बताने की कतई आवश्यकता नहीं है। आते हैं मॉक टेस्ट 6 का, शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या पहला से। कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। पहले आय को समझिए, इनकम को समझिए। अच्छा चला, आय इनकम में होता क्या है? आय में दो ही चीज होता है, या तो खर्च होगा या तो क्या होगा, बचत होगा। इनकम में एक्सपेंडिचर होता है या फिर सेविंग होता है। अगर हम पैसा कमाते हैं तो या तो पैसा को खर्च करेंगे या तो पैसा को सेव रखेंगे आगे के भविष्यों के लिए, है ना। तो देखिए, इनकम में दो ही चीज होता है। एक व्यक्ति अपनी आय का, तो व्यक्ति का इनकम हम मान लेते हैं 100 रुपया। क्या मान लिए? 100 रुपया। व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। चला, 100 का 75% कितना हो जाएगा? 75। सोचो, एक व्यक्ति अपनी आय का अगर 75 खर्च किया, आय उसका 100 मान लिए, अच्छा तो कितना बचाएगा? तो बचाएगा कितना? 25, 25। नहीं, अब क्या कहता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, पहले 100 रुपया कमाता था, अब आय बढ़ गया 20%। अच्छा, 100 से 20% बढ़ जाए, कितना हो जाएगा? 120। और क्या कहता है, वो अपना खर्च भी 20% बढ़ाता है। खर्च कितना किया करता था पहले? 75 रुपये। अच्छा, 20% का मतलब कितना होता है? 20/100 यानी 1/5। 75 का 1/5 कितना? 15। तो 75 और 15 कितना हो जाएगा? 90। अब सोचो, अब इनकम है 120 रुपया, जिसमें 90 रुपया वो खर्च करता है, तो कितना बचाएगा? तो बचाएगा 30। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ? यानी वह व्यक्ति पहले जो बचाता था, अब जो बचा रहा है, तो बचत यानी सेविंग में कितने प्रतिशत का वृद्धि हो गया? देखिए, पहले जो बचाता था वह है 25, अभी जो सेविंग कर रहा है, बचत कर रहा है, वह है 30, है ना। तो बचत में वृद्धि देखिए, बचत में वृद्धि कितना का दिख रहा है आपको? 5 का। 25 से 30, कहां से? 25 से, है ना। यानी 5 जो है 25 का कितना प्रतिशत है, निकाल लीजिए। अच्छा, 5 से 5 बार में, 5 से कितना बार में? 20 बार में। यानी रिजल्ट कितना हो जाएगा आपका? 20%। कितना मेरे भाई? 20% का जो है ना, बचत में यानी सेविंग में वृद्धि कर रहा है। 20% का वृद्धि हो गया उसके बचत में, है ना। 20%, यानी पहले जो राशि बचाया करता था, अब जो राशि बचा रहा है पहले की अपेक्षा 20% ज्यादा। नहीं, पहले की अपेक्षा 20% ज्यादा। फिर से एक बार देखिए, कहता है व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। व्यक्ति का इनकम 100 मान ली, 75% खर्च किया, 100 का 75%, 75। 100 में 75 खर्च किया, कितना बचाएगा? 25। व्यक्ति का आय बढ़ गया 20%, पहले 100 कमाया करता था, 20% बढ़ जाए, कितना हो जाएगा? 120। और अपना खर्च भी 20% बढ़ाता है, 75 का 20% यानी 1/5। 15, 75, 15 कितना? 90। अच्छा, अब 120 रुपया कमाता है, 90 रुपया खर्च करता है, तो अब कितना बचाएगा? 30, है ना। तो बचत में वृद्धि 25 से 30 हो रहा है सेविंग, तो वृद्धि 5 का, कहां से? 25 से। 5 जो है 25 का कितना परसेंट है? उत्तर हो जाएगा आपका 20%। चलिए, अगले सवाल की ओर आते हैं।
कहता है मोहन स्कूटर से किसी यात्रा को 5 घंटा में पूरा करता है, नहीं। और क्या कहता है, वो यात्रा का पहला आधा भाग 30 के स्पीड से और दूसरा आधा भाग 20 के स्पीड से उसके द्वारा तय किया गया दूरी आपसे पूछा जाए। यानी यात्रा के दौरान मोहन जो है कितना दूरी तय किया। देखो हम मान लेते हैं यात्रा के दौरान उसके द्वारा तय किया गया दूरी बराबर डी किलोमीटर। अच्छा देखो तो क्या बोला है, यात्रा का पहला आधा भाग यानी d/2 किलोमीटर का दूरी जो है किस स्पीड से तय करता है, 30 के स्पीड से। और क्या कहता है, और कहता है यात्रा का दूसरा आधा भाग, अच्छा तो आधा चला 30 के स्पीड से तो बचा फिर आधा, इसको किस स्पीड से तय करता है, 20 के स्पीड से। और टोटल जो है दूरी तय करने में मोहन को स्कूटर से कितना घंटा का समय लगता है, 5 घंटा का। नहीं, कितना घंटा का लगता है, 5 घंटा का। समय बराबर दूरी बटा चाल। हमने पूरा दूरी को डी किलोमीटर मान लिए, आधा दूरी यानी d/2 किलोमीटर का दूरी, 30 के स्पीड से समय निकाले आधा दूरी का, फिर बचा आधा दूरी उसको 20 के स्पीड से, टोटल समय 5 घंटा। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, है ना। तो देखो ये हो जाएगा आपका d/30 गुना कितना हो गया आपका 60, प्लस में ये हो गया d/20 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 40, है ना। बराबर में कितना हो गया आपका 5। आगे बढ़ते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 120, है ना। 2D और 3D यानी 5D बराबर में बटा 120, है ना, बराबर में कितना हो गया आपका 5, है ना। अब देखो 5 से 5 काट के हटा लो, यानी D बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 120 किलोमीटर। कितना, 120 किलोमीटर। यानी मोहन के द्वारा जो है तय किया गया जो दूरी है ना, वह दूरी टोटल कितना है, 120 किलोमीटर है। कितना मेरे भाई, 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। अब देखो यह तो बिल्कुल प्रोसेस आपको सिखाया, अब एग्जाम में और आसान कर देते हैं। देखो चला, सबसे पहली बात है हम औसत चाल निकालने के लिए 2 कंसेप्ट आपके साथ बार बार साझा किया करते हैं। अब वो कंसेप्ट क्या है, हमने आपको कई बार बताया है, जब कोई गाड़ी 2 समान दूरियां x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से तय करे तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल होता है 2xy/x + y। दूसरा बात, जब कोई गाड़ी समान समय के लिए x किलोमीटर प्रति घंटा एवं y किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चले तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल होता है x + y/2 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको हम कई बार बताएं, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, स्पीड अलग अलग हो, औसत चाल होता है 2xy/x + y, जहां x और y जो है दोनों स्थिति का क्या है, चाल। अब देखो डिस्टेंस कांस्टेंट है कि नहीं है, पहला आधा भाग 30 के स्पीड से, फिर बचा आधा भाग, अरे तो दूरी बराबर हो गया, पहला आधा भाग 30, अगला आधा भाग 20 के स्पीड से, तो औसत चाल निकाल लीजिए। तो औसत चाल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2xy, है ना, 2xy/x + y। अच्छा 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, ये औसत चाल आ गया। अब देखिए टोटल दूरी तय करने में कितना समय, ये पूरी यात्रा का औसत चाल है, और टोटल दूरी तय करने में कई घंटा लगता है, 5 घंटा। देखो 5 एगो 0 50 काट के हटा लो, 30 गुना 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120 किलोमीटर। नहीं, यानी संपूर्ण यात्रा के दौरान स्कूटर से जो मोहन यात्रा करता है उस दौरान जो तय किया गया दूरी है उसके द्वारा वह कितना है, 120 किलोमीटर। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। हाँ चला, कहता है किसी वस्तु को 150 रुपया में बेचने पर 10% का हानि होता है, हाँ कितने में बेचने पर 20% का लाभ होगा। पहले कॉस्ट प्राइस पर जाइए। अच्छा 150 में बेच रहा है, हो जा रहा है हानि। अच्छा 10% हानि का फ्रैक्शन क्या लिखोगे, 90/100। अच्छा 150 में बेच रहा, हानि हो जा रहा है, इसका मतलब खरीदा गया होगा ज्यादा में। हानि तो तब होता है जब लागत कीमत से कम में बेचा जाता है। यह क्रैमूल निकल के आ गया। 20% लाभ पर बेचने, क्रैमूल आ गया। लाभ चाहिए, लाभ चाहिए तो ज्यादा में बेचना होगा, 120/100। 20% लाभ का फ्रैक्शन 120/100, काट के हटा लीजिए, है ना। 30 से 4 बार में, 30 से 3 बार में। अब देखो 3 से काट लो कितना बार में, यह कट गया 50 बार में। 50 गुना 4 यानी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 200 रुपया। कितना मेरे भाई, 200 रुपया, है ना। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी। 150 में बेच रहा था और हो जा रहा था हानि, इसका मतलब खरीदा गया होगा ज्यादा में। पहले कॉस्ट प्राइस पर सोचेंगे, फिर अब आगे की स्थिति को समझेंगे। अगर लाभ कमाना है तो ज्यादा में, जब क्रैमूल पे आ गए तब स्थिति तो सिंपल सा हो गया, लाभ चाहिए तो ज्यादा में बेचना होगा, हानि पर बेचना है तो कम में बेचना होगा। अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 15 और 20 में से प्रत्येक से पूर्णतम जुड़ते हैं। किससे किससे, 8, 12, 15 और 20, यह प्रत्येक से पूर्णतम। देखो सबसे कटने का मतलब इसके लसा से कटना चाहिए,
अच्छा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 120, नहीं 120। अच्छा, एलसीएम का मतलब आपको क्या सिखाए हैं? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या। ऐसा नहीं कि बचपन वाला हरकत करना शुरू करो, लगाओ एलसीएम निकालो, नहीं, सब सोचो, ये सब सोचिए, माइंड से सोचिए, है ना, तब आपका कैलकुलेशन आसान हो। कंसेप्ट के माध्यम से माइंड से सोचिए। एलसीएम का मतलब होता है सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या, जबकि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, हाई ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी सब में सबसे बड़ा कॉमन टर्म, यानी वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को पूर्णतः व्यक्त करता है। चलिए अब देखिए बात 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का। अच्छा, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आप क्या लिखोगे? तब 5 वो लिखेंगे 9। 120 से डिवाइड करो, कितना से? 120, 8 बार में 9 3, 120 से 3 बार में 1 बार और 9 उतरेगा, फिर 3 बार में, अब देखिए बात 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या के प्रश्न में जो है काम हमेशा घटाने वाला किया, जबकि छोटी से छोटी संख्या के प्रश्नों में जो है काम हमेशा जोड़ने वाला किया जाता है। जब घटाना होता है शेष घटाते हैं, जोड़ना होगा भाजक माइनस में शेष जोड़ेंगे। घटाइए, घटाने बड़ी से बड़ी संख्या का बात है, घटा लेंगे, यानी 39 घटा लेंगे, लिख दो घटा करके 0 99,960, 99,960, यही आपका रिजल्ट है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। देखिए एक दुकानदार जो है कहता 3 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु जो है वह मुफ्त में दे देता है, उसके द्वारा वस्तु पर कुल कितने प्रतिशत का? देखो, अच्छा 3 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु जो है इसकी वह मुफ्त में दे दिया तो डिस्काउंट का परसेंट। अच्छा सोचो, एक वस्तु मुफ्त में देता 3 वस्तु खरीदने पर, इसका मतलब 3 वस्तु खरीदिए तब एक वस्तु मुफ्त दिया, यानी पूरा मामला 3 और एक कितना वस्तु का है? 4 वस्तु का, है ना, यानी एक जो है 4 का कितना परसेंट है? देखो हम बार बार बोलते हैं चेला, लाभ हानि का तुलना क्रय मूल्य से किया जाता है, लेकिन डिस्काउंट जो है हमेशा मार्केट प्राइस, जिसको अंकित कीमत कहा जाता है, फेस वैल्यू से दिया जाता है। 3 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में मिलता है, यानी मामला पूरे 4 वस्तु का हो गया, है ना, यानी 4 में एक मुफ्त मिल रहा है। चलिए काट लीजिए, यानी डिस्काउंट जो मिल दिया जा रहा है दुकानदार के द्वारा, है ना, वह डिस्काउंट का परसेंटाइल कितना है? परसेंटाइल हो जाएगा 25, डिस्काउंट का परसेंटेज हो जाएगा 25%। कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 25%। चलिए अगले सवाल की ओर हम आते हैं। कहता धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक मोटर बोट जो है धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत 10 किलोमीटर का दूरी तय करता है तथा 50 मिनट में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है, तो शांत जल में मोटर बोट का चाल आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा 10 किलोमीटर का दूरी तय करता है धारा के विपरीत। अच्छा धारा के विपरीत जाएगा तो चाल क्या होगा? घटेगा। मोटर बोट का चाल माइनस, मोटर बोट का चाल नहीं मालूम है तो मोटर बोट के चाल को बी ही मान लेते हैं, बोट वाला चाल को। धारा का चाल कितना है? 5। धारा के विपरीत जाएगा, चाल घट जाएगा, जबकि वापस लौटेगा धारा के विपरीत गया तो लौटेगा धारा के साथ एक बार उल्टा, तो उस स्थिति में तो चाल आपका बढ़ जुट जाएगा। तो मोटर बोट का स्पीड और प्लस में धारा का स्पीड, आने और जाने में जो है उसको टोटल जो समय लगता है 50 मिनट में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है, नहीं जा करके 50 मिनट, इसको घंटा में क्या लिखेंगे? 50/60 यानी 5/6। फिर से एक बार समझिए, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल जाता है, यानी प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत, जिसको अपश्चिम कहा जाता है। अनुकूल यानी अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है धारा के साथ, जिसको डौनस्ट्रीम कहा जाता है। तो धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर जाता है यानी विपरीत, तो चाल घटेगा, मोटर बोट का स्पीड माइनस में धारा का स्पीड। समय निकाल लिए, धारा के विपरीत जो 10 किलोमीटर गया तो 10 किलोमीटर गया, अगर आरंभिक बिंदु पर वापस आना है तो 10 किलोमीटर वापस भी आना होगा। अब देखिए अगर धारा के विपरीत गया तो लौटेगा धारा के साथ, चाल जुट जाएगा। आपसे मोटर बोट का चाल पूछा जा रहा है। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो क्वालिटी का आएगा, उससे बढ़िया है कि ऑप्शन का प्रयोग कर ले, कौन सा ऑप्शन रखे ताकि इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। अब देखो सिंपल सा बात है, अगर 25 का प्रयोग करोगे तो ये हो जाएगा 1/10/20 यानी 1/2,
और 10/30 1/3, 1/2 1/3 यानी 5/6, यानी मोटर बोट का जो स्पीड हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 25, कितना 25 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो शांत जल में मोटर बोट का स्पीड है 25। ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, है ना। ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन से सोचेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे रहा है, वह आपका उत्तर हो जाएगा। बारी बारी से नहर से हल करोगे तो क्वाड्रेटिक आएगा। अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता है ए की कार्य क्षमता 20 से 50% ज्यादा है। हाँ, ए का कार्य क्षमता, अगर बी का इफिशियंसी 100 है तो इसका इफिशियंसी 150, 50 से 3 बार में 2 बार में, यह इफिशियंसी का रेशियो है। इफिशियंसी जो होता है वह किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हुआ करता है ना। कहता बी किसी कार्य को 12 दिन में करता। अच्छा, बी के एक दिन का काम कितना हुआ? तो 12 दिन में पूरा काम लिख दिए। एक दिन में 2, 12 दिन में पूरा काम करता है, पूरा काम हो गया। कहता है बताएं ए अकेला उसी कार्य को कितना दिन में करेगा, तो ए को उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। यह पूरा कार्य है, ए का इफिशियंसी से डिवाइड कर लीजिए 3 से, 4 बार में, यानी 4 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका उत्तर? 8 दिन। यानी ए जो है उस कार्य को कितना दिन में कंप्लीट करेगा? 8 दिनों में जो है कि पूरा कर लेगा। कितना दिन में? 8 दिनों में, है ना। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। कहता है जेट प्लेन का उत्थापन कोण, उत्थापन कोण मतलब उन्नयन कोण, बात एंगल ऑफ एलिवेशन का, जमीन पर एक बिंदु से 60 डिग्री है। हाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए एक जेट प्लेन का जो है उत्थापन कोण यानी उन्नयन कोण, जमीन पर एक बिंदु P से, ये बिंदु P है, कई डिग्री है? 60 डिग्री है। 15 सेकेंड की उड़ान के बाद जेट प्लेन का उत्थापन कोण 30 सेकेंड हो जाता है। अच्छा, कोण घट रहा है, इसका मतलब प्लेन दूर जा रहा है। सिंपल सा कंसेप्ट है ये। एक बात समझो, अगर कोण बढ़ेगा तो समझना समीप आ रहा है, कोण घट रहा है इसका मतलब दूर जा रहा है प्लेन। अच्छा, 15 सेकेंड के बाद जो है कोण कितना डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है? 30 डिग्री में। जेट प्लेन 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर, समान ऊंचाई पर उड़ रहा है। जेट प्लेन का गति पूछा जा रहा है, स्पीड। कोण को सेटिस्फाइड करवा, 60 डिग्री, 30 डिग्री, कितना ऊंचाई पर प्लेन उड़ रहा था? 1500 रूट। अब देखो इस छोटा वाला ट्रायंगल में कोण को सेटिस्फाइड करो। चेला tan 60 का मान होता है √3। लंबा धार का बात है, tan थीटा ही सोचेंगे। तो √3 लाने के लिए इसमें कितना रखना होगा? 1500, नहीं तब न 1500√3/1500 √3 आएगा। जबकि tan 30 1/√3, यानी बेस लंब से √3 गुना, इसमें √3 से गुना करेंगे या 4500 हो जाएगा। यानी पूरा ही कितना हो गया आपका? 4500। यहां तक, यहां 1500, ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस आपका? अब एक बात सोचो, प्लेन कहां से कहां तक चला है? पहले यहां था प्लेन, अब यहां पहुंचा, यही 3000 मीटर का दूरी तय किया है प्लेन। और कितना देर में तय किया है प्लेन? 15 सेकेंड में। देखो ये प्लेन जो है 3000 मीटर का दूरी जो है ये 15 सेकेंड में तय किया। चलो 3000 में 15 से डिवाइड कर लो, यानी कितना हो जाएगा आपका? 200 मीटर प्रति सेकेंड। 200 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका राइट आंसर है। प्लेन का गति है 200 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन कौन सा करोगे? ऑप्शन नंबर आपका बी जो है कि बिल्कुल ही राइट आंसर है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। कहता है tan 2 थीटा प्लस में 45 डिग्री बराबर cot 3 थीटा। 2 थीटा प्लस 45 और 3 थीटा न्यून कोण है, तो हमसे कहता है थीटा का मान क्या होगा। ध्यान रखना चाहिए कि अगर देखो तीनों कंडीशन हम लिख देते हैं। अगर साइन थीटा बराबर cos अल्फा हो, tan थीटा
बराबर कॉट अल्फा हो, सेक थीटा बराबर कौशिक अल्फा हो। इन तीनों परिस्थितियों में थीटा प्लस अल्फा का जो मान होता है वह होता है 90 डिग्री। इसको ध्यान रखना आप, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसको। अब सोचो, इसको अगर थीटा मान ले, इसको अल्फा मान ले, टेन थीटा बराबर कॉट अल्फा, यानी थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री। देखो इसको बना भी सकते हो, पूछो कैसे। कॉट को क्या लिख सकते हो चेला, वहीं से प्राप्ति होता है। कोई भी चीज प्रोसीजर से ही कोई ट्रिक का निर्माण होता है, कुछ भी हो ट्रिक ब्रिक। अच्छा, कॉट 3 थीटा को लिख सकते हो टेन 90 डिग्री माइनस में 3 थीटा। अब दोनों टेन हो गया, बराबर कर लीजिए, वही चीज आ जाएगा, यानी जोड़ करके 90 के बराबर कर लीजिए। देखो 2 थीटा प्लस में 45 प्लस में 3 थीटा बराबर 90। 5 थीटा बराबर 45, यानी थीटा बराबर 9 डिग्री। कितना? 9 डिग्री। ऑप्शन देख ले, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। कहता है किसी चाय पार्टी में 16 व्यक्ति को आमंत्रित किया गया और उन्हें एक मेज के चारों ओर कितने तरीकों से जो है, एक बात सिंपल सा बात समझना चाहिए, मेज के चारों ओर बैठाना है 16 व्यक्ति, कितने तरीकों से बैठा जाएगा। देखो, अगर किस यन वस्तुओं को, सुनिएगा आराम से, अगर यन वस्तुओं को वृत्ताकार पथ पर यानी वृत्ताकार अरेंज करना है तो उसका कुल तरीका होता है, उसका जो कुल तरीका होता है वह होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्या होता है? n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको ध्यान रखना। क्या बोले? अगर n वस्तु को वृत्ताकार पथ पर है ना, वृत्ताकार अरेंज करना है, सर्कुलर अरेंज करना है, तो उसका कुल तरीकों का जो अरेंजमेंट का कुल तरीका होता है वो होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल। 16 व्यक्ति है, हर वृत्ताकार पथ पर अरेंज करना है, तो ये 16 में से एक घटा लीजिए, यानी कितना हो जाएगा आपका? 15 फैक्टोरियल। कितना? 15 फैक्टोरियल। वो सिंपल सा कंसेप्ट है, बिल्कुल आसानी से आप उत्तर कर दोगे, है ना। क्या बोले? अगर n वस्तु को वृत्ताकार पथ पर अरेंज करना है यानी सजाना है तो उसका कुल तरीका होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल। 16 व्यक्ति था, 16 में से घटा लीजिए 15 फैक्टोरियल। अगले सवाल की ओर आइए। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 से अगर दो और व्यक्ति को जोड़ दिया जाए तो औसत 3 वर्ष बढ़ जाता है। नए व्यक्ति की आयु में 9 वर्ष का अंतर, नए व्यक्ति में छोटका, नए व्यक्ति में छोटका का उम्र x मानते हैं। अच्छा, दोनों दो नया व्यक्ति उसमें 9 वर्ष का अंतर, अगर छोटका x है तो इससे बड़का क्या हो जाएगा? x प्लस में कितना हो जाएगा आपका? यह वह दो व्यक्ति जो बाद में शामिल हो रहा है, उसमें दोनों में जो है, बाद में जो दो व्यक्ति शामिल हो रहा है वह दोनों की आयु में जो है 9 वर्ष का अंतर है। तो अगर छोटका x है तो उससे बड़का x प्लस 9 होगा। यह मेरे हिसाब से बाद में शामिल दो व्यक्ति का आयु का योग हुआ। अब बात को समझना, 15 व्यक्ति का औसत 32। अच्छा एक बात सोचो, 15 व्यक्ति पहले से था, हम सोचेंगे आने वाला दोनों भी अगर 32 वर्ष का ही हो तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जब ये दोनों आता है तो औसत 3 वर्ष बढ़ जाता। सोचो कोई समूह में आए, औसत अगर बढ़ जाए यानी आने वाला ज्यादा लेकर आया, चिन्ह लगाएंगे प्लस का। पहले व्यक्ति का संख्या था 15, दूगो और आ गया, कितना? 17। औसत में परिवर्तन सोचिए, 3 वर्ष का वृद्धि हो जाता है, 3 वर्ष का 70 गुना परिवर्तन से गुना कर लीजिए। हाँ देखो, कैलकुलेट करो चला, ये हो जाएगा 2x प्लस में 9। हाँ मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका 64, ये हो जाएगा 51, यानी 115। कितना? 115। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 106। दूध से काटिए, आपसे यही पूछा गया था, छोटका का उम्र बताइए, जिसको हमने x माना। 53 ईयर्स, यानी 53 वर्ष हो जाएगा छोटका का उम्र। कितना? 53, 53। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा कमेंट सेक्शन की ओर हम चलते हैं। चलिए, प्रश्न तो किन्हीं के द्वारा अभी वैसा कोई किया नहीं गया है। कोई भी दिक्कत हो जरूर बताइए, सारा चीज का समाधान है, ऐसा कोई बात नहीं होगा जिसका समाधान नहीं है। मैथ भैया ये कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं जिसमें कि समाधान नहीं है।
अगले सवाल की ओर आइए, देखना समझना बात को। 3 पर पावर 4 n माइनस में 4 पर पावर 3। अच्छा एक बात बताओ, इसको लिख सकते हो ऐसे आप, 3 पर पावर 4 पर पावर n, इसको लिख सकते हैं 4 पर पावर 3 पर पावर क्या an। अब एक बात समझना चला, यह 3 पर पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 81 पर पावर n, और यह कितना हुआ आपका 64 पर पावर an। n के बारे में नहीं पता कि n ऑड है या इवन है, यानी n एक सम संख्या है या फिर विषम संख्या है, तो दोनों का फैक्ट हम आपको बताते हैं। देखो आप ध्यान रखना चला, a टू दी पावर n माइनस में b टू दी पावर n केवल a माइनस b से पूर्णतः डिविजिबल होता है, पूर्णतः विभक्त होता है, जहां n कोई विषम संख्या, यहां पर n क्या है ऑड नंबर। अब इवन वाला कंडीशन पे आते हैं, a टू दी पावर n माइनस में b टू दी पावर n, a प्लस b इंटू a माइनस b, या a प्लस b या a माइनस b, यह सबसे पूर्णतः डिविजिबल होगा जहां n कोई सम संख्या यानी सम संख्या यानी इवन नंबर। यह दोनों कंडीशन को आप याद रखोगे। एक कंडीशन इसमें और आता है, प्लस वाला जो ऑड के साथ ही आता है, a टू दी पावर n प्लस में b टू दी पावर n केवल a प्लस b से कटता है जहां n कोई भी सम संख्या होता है। एक सिंपल सा बात देखिए, इसमें घबराने की बात नहीं, अगर यह संख्या इससे डिविजिबल है ना तो इसी का फैक्टर है। जैसे एक बात समझना, अगर कोई संख्या 12 से कटता है तो मामूली सा बात है, वह संख्या 6 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, क्योंकि अगर कोई संख्या किसी से डिविजिबल होता है तो उसके फैक्टर से भी पूर्णतः डिविजिबल ही होगा। अच्छा, तो अभी तो n के बारे में पता नहीं कि n ऑड है या इवन है, तो अब एक बात सोचो, अगर हम इसको ऑड लेके चलते हैं तो 81 माइनस में 64 17 से कटेगा, लेकिन अगर इवन लेके चलोगे तो 81 प्लस 64 इंटू 81 माइनस में 64, 81 प्लस 64 से कटेगा, 81 माइनस में 64 से कटेगा। लेकिन अब एक बीच का रास्ता निकालना नहीं मालूम है हमको कुछ। अच्छा, तो बीच का रास्ता अब यही बात में ढूंढेंगे कि दोनों कंडीशन में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है। तो देखो a माइनस बी से यहां भी कट रहा था और a माइनस बी से यहां भी कट रहा था, चाहे ऑड हो n चाहे इवन हो, दोनों परिस्थितियों में a माइनस बी से जरूर कटेगा, इसलिए कॉमन वाला उत्तर करेंगे a माइनस बी, यानी 81 माइनस में 64, यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा 17 बिल्कुल ही राइट आंसर है 17। ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक दर्जी के पास कपड़े के थान में से कटने के लिए कुछ संख्या में शर्ट था, यानी थान से शर्ट काट के निकाला जाता है। प्रत्येक थान को समान लंबाई के 11 टुकड़े में, अच्छा एक बात बचाओ, सुनो एक बात को, प्रत्येक थान को 11 टुकड़ा में जो है बांटा जाता है। देखो जैसे किसी भी चीज को अगर 2 टुकड़ा में बांटना है तो कट एक के बार नहीं लगाओगे, एक बार काटोगे 2 भाग में बट गया। अगर 3 टुकड़ा में बांटना है तो कट 2 बार लगाना होगा। देखिए जितना टुकड़ा में बांटना होता है कट हमेशा उससे कम लगाना होता है, एक कम। 4 टुकड़ा में बांटना 3 बार, सिंपल सा आप काट के देखो ना भाई, आपके बगल में चाकू होगा, घर में चाकू होगा, देखिए 2 भाग में बांटना है तो एक बार नहीं काटोगे, 3 भाग में बांटना है 2 बार काटोगे। तो उसी प्रकार से अगर प्रत्येक थान को 11 टुकड़ा में बांटना है, इसका मतलब प्रत्येक थान में कई बार कट लगाना होगा, 10 बार। अब सुनिए, उसने 50 कट प्रति मिनट के हिसाब से लगाए, समझो बात को, 1 मिनट में 50 कट लगाता है, यानी कितना थन काटता है, यह सोचो। एक थन को काटने के लिए कितना कट लगाना होगा, 10 कट, 11 टुकड़ा बनाएंगे 10 कट, यानी कहने का मतलब 1 मिनट में इतना थन को काटता है। 25 मिनट में कितना थन काटेगा, 25 से गुना कर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, समझना था, यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा 125। 125 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, यानी उसके द्वारा 25 मिनट में कितना थान काट लेगा, यानी कितना थान काटा जाएगा, 125। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं।
चाय का एक उत्पादक जो है यानी उत्पादन करता, दो प्रकार की चाय 18 रुपए प्रति किलो, जो आज के जमाना में संभव नहीं है, 400-500 रुपए किलो चाय पत्ती मिलता है। आप जानते होंगे, अगर चाय का बारे में आपको जानकारी है, अगर चाय का चुस्की लेते हैं तो 18 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरा 20 रुपए प्रति किलोग्राम, 5:3 के अनुपात में मिलाता। अच्छा एक बात सोचो सीधा, कॉस्ट प्राइस निकालो चाय बनाने का। पहला वाला 5:3 में मिलाने का मतलब है कि पहला वाला 5 तो अगला वाला 6, पहला वाला 10 तो अगला, सॉरी पहला वाला 5 तो अगला वाला 3, पहला वाला 10 तो दूसरा वाला 6। तो हम जितना छोटा लेके चलें कैलकुलेशन उतना आसान होगा। चलिए 18 रुपए प्रति किलोग्राम है, 5 किलो मिला लीजिए पहला वाला। दूसरा जो है वह है आपका 20 रुपए प्रति किलोग्राम, उसका 3 किलो उठा लो। देखो यह हो गया 90 और 60, कितना हो गया आपका 150। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 150। और उस मिश्रित चाय को किस भाव से बेचता है, तो बेचता है 21 रुपए के हिसाब से। सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए 21 रुपए के हिसाब से। कितना किलोग्राम का मिश्रण हो गया 538, यानी कितना में बेचता 168 रुपीज, 168 में। सोचो तो उसके द्वारा जो लाभ कमाया, लाभ का प्रतिशत आपसे पूछा जाता है। सिंपल सा बात। देखो 150 में खरीदा, 168 में बेचेगा, लाभ कितना का हो रहा है 18 का। कहां से 150 से, यानी 18 जो है 150 का कितना प्रतिशत है, 50 से 2 बार में, 3 बार में, 3 से 6 बार में, यानी लाभ का जो प्रतिशत हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना 12। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर डी। 150 कॉस्ट प्राइस, 168 सेलिंग प्राइस, 18 का प्रॉफिट है। लाभ हानि का तुलना आप जानते हो क्रैमल से करते हैं। 18 जो है 150 का कितना परसेंट है, चलिए आपका 12% उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज। अच्छा 10% के हिसाब से 5 वर्ष का, 10 पचे कितना हो जाएगा 50। साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर होता है। 5,000 रुपए पर 10% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। यानी पहला स्थिति का जो साधारण ब्याज है, दूसरा स्थिति के चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। रेट को ब्रेक करो, 10% 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 10 प्लस में 10, साथ में 10 का इंटरेस्ट, 10 प्लस में 10 प्लस में 10 गुना 10 बटा 100, यानी 21% हो जाएगा 2 साल का। देखो दूसरा स्थिति का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 5,000 का 21%, लेकिन इसका आधा कर लीजिए जो पहला स्थिति का साधारण ब्याज है। और साधारण ब्याज 10% के हिसाब से 5 साल का कितना हो जाएगा 50%। आपसे प्रिंसिपल पूछा साधारण ब्याज वाला, साधारण ब्याज की स्थिति में दिया गया उधार दिया गया राशि आपसे पूछा जा रहा है, हाँ ब्याज पर दिया गया, यानी 100% का मान लिखा। देखो यहां से 5,000 अब सीधा सीधी काटते, दूसरे काट लीजिए इसको 50 बार में, 21 गुना 5 105 पड़ेगा, शून्य बैठा दीजिए, यानी 1050 जो है कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। 1050 1050। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। कौन सा, बी। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। कहा था 69 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक है। देखो चला यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया, आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। अगर वर्गमूल में अंकों का संख्या, अगर किसी का आप स्क्वायर रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो उसमें अंकों का संख्या अगर बताना बिना बनाए, तो एक सिंपल सा बात आपको बताते हैं कि उस संख्या में जो है जितना अंक होगा, जैसे एक बात सोचो, 2 प्रकार का अंक हो सकता है, या तो अंक टोटल अंक जो है वह सम संख्या के रूप में होगा, या तो टोटल अंक विषम संख्या के रूप में होगा। यही ना हो सकता है, जैसे 69 अंक है, तो अगर कुल अंकों का संख्या सम संख्या के रूप में है और वर्गमूल में अंकों का संख्या बताना है, तो सीधा सीधी 2 से डिवाइड कर लीजिए। लेकिन अगर कुल अंकों का संख्या विषम संख्या के रूप में यानी ऑड नंबर के रूप में है, तो एक जोड़ करके दूसरे भाग लगाइए। देखिए ऑड नंबर के रूप में है, इसलिए एक जोड़ करके दूसरे भाग लगाएंगे। 69 प्लस में 1/2 यानी 70/2 कितना हो जाएगा चला, यह 35 हो जाएगा मेरे भाई। कितना, 35 हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी। बस सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर टोटल अंक जो है सम संख्या के रूप में डायरेक्ट दूसरे भाग लगाओ, विषम संख्या के रूप में एक जोड़ करके दूसरे भाग लगाओ। अगले सवाल की ओर चल जाइए। एक डेटा का प्रसरण जिसको अंग्रेजी में वेरिएंस कहा जाता है, वेरिएंस जो होता है वह क्या होता है, डेविएशन के वर्गों का योग। डेविएशन क्या होता है, डेविएशन का मतलब है आंकड़ा मीन से कितना फ्लक्चुएट करता है ना। डेविएशन के वर्गों का योग बटा टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, यह आपका वेरिएंस हुआ करता है। मानक विचलन आप जानते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण। हाँ,
मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर मानक विचलन बराबर अंडर रूट प्रसरण, अंडर रूट वेरियंस। अच्छा वेरियंस कितना है 361 लगा दीजिए, अंडर रूट 361। अब सुनो इसका रिजल्ट कितना हो गया 19। अब यह एक बात समझिए 19 हो गया, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके जहन में एक बात दौड़ गया होगा कि आप उत्तर 19 काहे कर दिए, सबसे बेस्ट आंसर तो 361 का स्क्वायर रूट तो प्लस माइनस 19 होगा। नहीं चला, यह कतई उत्तर मत करना। आप पूछो क्यों नहीं करना, तो इसलिए नहीं करना क्योंकि वेरिएंस एक्चुअली होता क्या है, वेरिएंस होता है डेविएशन के वर्गों का योग। अच्छा बताओ कोई भी वर्ग संख्या का मान कभी निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, तो इसलिए जो है से कि उत्तर हमेशा पॉजिटिव होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। रीना अपने स्कूल के एक पार्क में वृत्ताकार दौड़ रही है, 21 मीटर त्रिज्या वाले इस पथ पर 6 चक्कर लगाती है। रीना ने कितने मीटर का दौड़ पूरा की? अरे भैया वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर में तय दूरी उसका परिधि होता है, परिधि को लिखेंगे 2 पाई आर। एक चक्कर में तय दूरी हुआ, ऐसा ऐसा 6 चक्कर लगाता है, 7 से 3 बार में चेला। देखो देखो 6 त्रिक 18 गुना 36, 36 गुना 22, 36 गुना 20 720 और 36 गुना 2 72, 720 और 72 यानी 792 मीटर, 792 मीटर, 792 मीटर। यानी रीना ने कितने मीटर दौड़ पूरा की? 792 मीटर का दौड़ पूरा की। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। कहता है दो ट्रेन एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, एक दूसरी को 1 मिनट में पूर्णतः पार कर लेता है। एक ट्रेनमा का लंबाई 125 मीटर है, दूसरा का ट्रेनमा का लंबाई बता दो। अरे भैया रेल